गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 37 है, यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, उसमें भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न इसमें होंगे, 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएस 2023 की आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 1 वर्ष का? ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता था। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो गवर्नर जनरल जो है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता था और उसे पहले भी हटाया जा सकता था, और इस काल को पूर्ण होने पर एक अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया जाता था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च अधिकारी का पद हुआ करता था, और ब्रिटिश भारत के समय कोई भी भारतीय जो है इस पद पर नहीं रखा गया, क्योंकि यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस पर सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार था। देखिए 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित किया जाता था, और वह उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी होता था, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी थी? कितनी थी? 8 थी। ठीक है, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। एक तो यह है कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया, और दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके, ठीक है, विकेंद्रीकरण जो है कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्तियां प्रदान की गईं, और भारत परिषद में सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 8 निर्धारित की गई थी। तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1919 अधिनियम के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? लॉर्ड रिपन नहीं थे, RN बनर्जी नहीं थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, सर रोज बर्कर, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, आपको पता होगा, पॉलिटी पढ़ी हो तो। 1 अक्टूबर 1926 में इसका गठन किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष सर रॉस वर्कर थे, जिन्होंने 1926 से 1932 तक इस पर काम किया। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। उसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी इनमें से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसकी थी 1935 के अधिनियम की? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोटिंग राइट पहली बार दिया गया 1919 के अधिनियम में। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1901 से लागू हुआ, और इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में महिलाओं सहित लोगों को मताधिकार प्रदान किए। तो 1919 आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? यानी अगर प्रश्न बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत शुरू की गई, तो 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई, और इसको समाप्त किया गया था किसी चार्टर के द्वारा नहीं। ऊपर के तीनों चार्टर की तिथि है,
ठीक है, 4 चार्टर हुए, चारों चार्टर जो है 20-20 साल के गैप में हुए। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर दूसरा, 1833 का चार्टर तीसरा, 1853 का चार्टर चौथा चार्टर। लेकिन यहाँ उत्तर है 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो कंपनी के कुप्रशासन से उपजे असंतोष ने एक विद्रोह का रूप ले लिया, जो 1857 की क्रांति के रूप में गठित हुआ। ठीक है, क्रांति के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने बेहतर सरकार उपलब्ध कराने के नाम से 1858 के अधिनियम पारित किया, या 1858 का एक्ट पारित किया। इस एक्ट या अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया। देखिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। यह परिषद एक सलाहकार समिति की तरह काम करती थी। भारत सचिव जो है वो इस परिषद का अध्यक्ष होता था। यह जो सचिव था भारत का, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? कौन सा अधिनियम था वो जो सबसे पहले जिसमें चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? 1892 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में पनपी राष्ट्रीयता, 1885 में कांग्रेस की स्थापना और इल्बर्टविल विवाद आदि घटनाओं ने अंग्रेजों को 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए बाध्य कर दिया। और इस अधिनियम का निर्माण विधान परिषदों के विस्तार एवं उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया या क्षेत्र कहा गया? बताइए, किस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 1784 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1853 का अधिनियम? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1784 का अधिनियम, यानी पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही है। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो है कानून या विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इसके बाद 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया। और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो 1784 के एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? कौन सा ये चार्टर के द्वारा किया गया था? 1793 में भी चार्टर है, 1813 में भी चार्टर है, 1833 में भी चार्टर है, 1853 में भी चार्टर है। इसका आंसर या तो 1813 का चार्टर है या 1833 का चार्टर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर। तो 1833 के चार्टर एक्ट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने हेतु किया गया। इसके तहत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिए गए कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया, रिपीटेड भी है। इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। तो 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस फैसले का जो है भारतीयों ने स्वागत किया और इसी के चलते चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
ठीक है, 1863 में भी याद रखिएगा सन के साथ। 12वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। और अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। ऐसा कर सकते थे कि अंग्रेज कभी नहीं कर सकते थे। पहला वाले गलत है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। देखिए, अंग्रेजों ने 1858 के बाद विद्रोह न होने के उद्देश्य से सेना का पुनर्गठन किया। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को शामिल ना करने की पुरानी नीति का कड़ाई से पालन किया। उन्होंने कड़ाई से पालन किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधान थे, कौन सा प्रावधान उसमें नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब मद्रास का गवर्नर जनरल बन गया। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में ब्रिटिश संसद के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ये था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्रश्न इससे बने कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? ये मद्रास नहीं है, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रहने को कहा गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ना कि मद्रास का बना था, वो भारत का बना था। बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। तो चौथा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए, पहला वाला है गलत और दूसरा वाला है करेक्ट। तो सही हमको बताना है, तो केवल बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। इसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन की जिम्मेदारी ग्रहण की गई। अच्छा, ये चीज़ पूरी तरह समाप्त किस में की गई थी? वो 1833 के चार्टर में पूरी तरह से समाप्त की गई थी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर 15 पर 14 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? कौन सा है ये? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? 1909 का अधिनियम नहीं है ये, और ये 1858 का भी एक्ट नहीं है। या तो इसका आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की। लॉर्ड कैनिंग ने इसके लिए क्या किया? अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है?
इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। आपने ऊपर देखा होगा किसी प्रश्न में था ना ये कि 1784 के तहत जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया किसी के द्वारा। तो बिल्कुल किया गया इसमें, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालन मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, के हाथों में सौंपा गया। जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। इसको याद रखिएगा आप कि राजनीतिक कार्य किसके हाथ में है और प्रशासनिक कार्य किसके हाथ में है। ठीक है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। उपरोक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? तो 20-20 साल के गैप में एक एक अधिनियम आया। ये चारों के चारों चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। 3 तो आपको पता ही होगा, ये 13-33 तो बहुत पड़े होंगे, 53 भी है। ठीक है, तो 1 2 3 मत लगा देना क्योंकि 1793 का पहला चार्टर था वो। तो चारों के चारों हैं। उपरोक्त सभी अधिनियम को चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1786 से 1857 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख चार्टर अधिनियम पारित किए। उपरोक्त चार्टर अधिनियम जो है 20-20 साल के अंतराल पर पारित किए गए। और इन्हें चार्टर अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिनियमों के द्वारा कंपनी की आज्ञा पत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसलिए ये ऊपर जो लिखा है ना कि 1786 से लेकर 1857 के बीच में, तो 4 चार्टर हैं वो। ठीक है, जिसका पहला चार्टर है 1793 के बीच से, 1793 से 1853 के बीच में, और ये दोनों जो अवधि आती है इसी के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है इनमें से 4 विकल्पों में से? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न बड़ा मिलेगा आपको एग्जाम में, मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार। ये गलत है। पूरी तरह से समाप्त तो 1833 में किया गया था ना, इसमें से चाय चीन व्यापार को छोड़ दिया गया था, तो ये वाला गलत है। अब आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चौथा वाला, तीसरा वाला, चौथा पढ़ ही लेते हैं फिर भी हम। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। आपने ऊपर देखा होगा। ठीक है, ये करेक्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल। तो कथन भी गलत है क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय एवं चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरियों के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त किस में हुआ था? 1833 के चार्टर में। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी PDF में प्रोवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया 1833 में। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 हैं, बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। पहला हो गया 1793 में और चौथा हो गया 1853 में। 20-20 साल के गैप में हुआ, तो सही हो गई वाली बात। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। ये बात भी सत्य हो गई, तो यही गलत है, चौथी वाली। इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की।
ये गलत है। ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति 1853 के चार्टर एक्ट ने नहीं दी थी, बल्कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में दी थी। तो डी गलत है, क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछते हैं इसको। 1793 से 1853 के दौरान पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम चार्टर है 1853 का चार्टर। देखिए, इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। इसको ही पढ़ लीजिएगा, इसको ही पढ़ लीजिएगा। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। ठीक है, भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया 1858 के तहत। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही थी, समाप्त कर दी गई थी। ये तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कहानी है ना। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग थे या विलियम बेंटिक थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे, भारत के प्रथम वायसराय बने। और ये वाला भी सही है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये वाला भी सही है, सी बी वाला गलत है, इसको हटा दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट की व्यवस्था थी ना ये। तो विकल्प भी गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया भैया। ठीक है, जो लाया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 20 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप यूपीपीसीएस की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इन सभी डेली जो टेस्ट आते हैं इनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।